जय श्री कृष्ण मित्रों, जीएन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने एक टॉपिक लिया है जो टॉपिक डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए कॉमन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। हम लोग डिप्लोमा करते हैं तो एक सब्जेक्ट आता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जिसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और डिग्री में है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, बरोबर है। तो इसमें चैप्टर है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज मैं उसका पूरा बेसिक समझाने वाला हूं आपको कि जीपीएससी के एग्जाम में जब भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन है तो डिपेंड्स ऑन सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आता ही है, बरोबर है। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। अभी हम आगे देखेंगे कि सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पहले क्या देखना चाहिए कि उसका बेसिक डिफरेंस क्या है, बरोबर। एक तो डेफिनेशन होती है, बरोबर। सेंट्रोइड, हम सेंट्रोइड को क्या बोलेंगे, तो सेंट्रोइड को बोलेंगे हम सेंटर। हमारे पास एक एल मीटर की लेंथ वाली एक डोरी है जिसको हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों डोरी की जो लेंथ है उसको L/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका सेंटर मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेंट्रोइड से अलग है, वो मगज में डाल दो पहले, बरोबर है। सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई एलिमेंट के लिए एक हो सकते हैं लेकिन दोनों अलग है, बरोबर है। दोनों एक पॉइंट पे हो सकते हैं, कई बार एक इक्वल शेप का कोई हमारे पास शेप है उसमें सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पे हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, बरोबर है। मैं आज उसका पहले आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, उसका डिफरेंस सिखाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हम। यस, इसमें बेसिक डिफरेंस ऑफ सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको बोलते हैं हम सीजी। ओके, तो सेंट्रोइड को हम क्या बोलेंगे, तो सेंट्रोइड को बोलेंगे डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द एंटायर लेंथ एरिया वॉल्यूम इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, बरोबर है। इट मीन्स वो कौन कौन से पॉइंट पे होता है, तो एक लेंथ पे होता है, एरिया पर भी डिपेंड्स है एंड वॉल्यूम पर भी डिपेंड्स है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो उसका हम सेंटर पॉइंट फाइंड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड, बरोबर। लेंथ है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, लेंथ है तो L/2 करो, हमें लेंथ मिल जाएगी। एरिया में भी हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, वॉल्यूम में भी मिल जाए, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, बरोबर है। या रखो सेंट्रोइड इज डिपेंड्स ऑन टू डायमेंशनल फिगर, सेंट्रोइड इज डिपेंड्स ऑन टू डायमेंशनल फिगर। ओके, आगे देखिए सेम सेंट्रोइड के लिए, द सेंट्रोइड इज यूज्ड फॉर सेंटर ऑफ लाइन, अभी मैंने आपको बताया, तो उसको हम सेंटर ऑफ लाइन के लिए बोलेंगे, बरोबर। ऐसे ही हम डेफिनेशन देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, तो डिफाइन एज अ पॉइंट which the entire weight of the body is to be concentrated, या रखो it's a depends on weight, okay। this one centroid, ये weight पे डिपेंड है, weight means mass into acceleration, बरोबर है। means this centroid is also depends on centroid of mass, okay। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ सॉलिड बॉडीज, मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रोइड एक 2D फिगर पे डिपेंड्स है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 3 डायमेंशनल फिगर पे ही डिपेंड है, बरोबर है। उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सॉलिड बॉडीज। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, तो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, आर्क है, स्क्वायर है, सर्कल है, वो सब सेंट्रोइड में, मतलब जो भी 2 डायमेंशनल के लिए है वो सब एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रोइड। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, तो कॉन है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, क्यूब है, वो सब कौन ये सब है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एग्जांपल है, बिकॉज ऑफ वो कौन से डायमेंशन है, वो 3 डायमेंशनल में है, इसलिए, बरोबर। उसे हम सेंटर ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं, ओके, सेंटर ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं, या सेंटर ऑफ सॉलिड के लिए है, बरोबर।
तो ये रखो, ये अपना क्या था, तो सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेन डिफरेंस था। मगर इसमें एक बार डाल दो कि दोनों का डिफरेंस क्या है। बोले सेंट्रोइड इज डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड है, तो इससे डिपेंड्स ऑन वेट, बरोबर है, वेट पे डिपेंड है, बरोबर। आगे देखते हैं, आगे है एक्सिस ऑफ रेफरेंस एंड सिमेट्री, बरोबर है। एक याद रखिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक आदमी सीधा खड़ा है, हमारे पास 4 व्यक्ति है, जो चारों व्यक्ति एकदम स्टैंडिंग है, बरोबर है। सब जो व्यक्ति खड़े हैं उनका वेट सबका 60 केजी है, तो याद रखो सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होगा, बट चारों व्यक्ति के वेट अलग अलग है, हाइट सेम है बट वेट अलग अलग है, तो क्या होगा, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि center of gravity is depends on mass. Also, center of gravity is a depends on distribution of mass. बरोबर, वो mass और second it's a depends on height. बरोबर, mass and height दोनों पर वो डिपेंड करता है, मतलब अपना वजन और हाइट दोनों पर भी डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्लिनेशन जो करते हैं उसके साथ वो बदलता रहता है। आपने कई बार देखा होगा, साइकिल सवार है, बाइक सवार है, तो स्पोर्ट्स बाइक देखो एकदम आप पूरा टेढ़ा इंक्लिनेशन कर दोगे जमीन के साथ तो भी वो चलेगा। हमारा सादा बाइक करो, अब क्या करोगे, गिर जाओगे। इसीलिए आप समझ लीजिए कि वो इंक्लिनेशन जो करता है तो उसके साथ उसकी बॉडी भी इंक्लिनेशन होती है, उसके साथ वो क्या हो जाता है, एक लेवल हो जाता है, सेंट्रोइड हो जाता है, मतलब वो क्या होता है, बैलेंसिंग हो जाते हैं, और बैलेंसिंग के आधार पर वो गिरते नहीं है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्ट्रेट करने के लिए एक ही बात रखो, बैलेंस करना जरूरी है। आपका बैलेंस कैसे स्टेडी होगा कि जैसे ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इट मींस आप क्या हो जाओगे, एकदम बैलेंसिंग हो जाओगे। आपको वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, आ गया इट मींस आप बैलेंसिंग हो गए, बरोबर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड है, बरोबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बरोबर है। आगे देखते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस एंड सिमेट्री, बरोबर है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉन्सेंट्रेट ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कैलकुलेट विद रेफरेंस टू सम एज्यूम एक्सिस। एक्सिस ऑफ रेफरेंस वो है कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो उसका सेंट्रोइड फाइंड करना पड़ेगा। एक सिंपल पार्ट है तो उसका हम सेंट्रोइड फाइंड कर सकेंगे, लेकिन हमारे पास दो पार्ट अलग अलग है और एक में ही ज्वाइंट है। सब हमारे पास एक फिगर में देखो क्या है, एक टी सेक्शन है, क्या है ये, टी सेक्शन है, और टी सेक्शन में क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल रेक्टेंगल है, एक नीचे वाला रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, बरोबर है। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए। तो याद रखो रेफरेंस एक्सिस हम कहाँ से लेंगे, तो एक रेफरेंस एक्सिस हम जब भी फाइंड करेंगे तो याद रखो एक रेफरेंस एक्सिस कहाँ से लेंगे, एक बॉटम से लेंगे, जो भी पार्ट है उसके बॉटम से लेंगे। दूसरी रेफरेंस एक्सिस कहाँ से लेंगे हम, तो एग्जैक्टली फाइंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बरोबर। याद रखो हमें ये दो एक्सिस लेनी है, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस एक्सिस, बरोबर है। वो क्या करेंगे, वो किसी भी पार्ट के लिए वो रेफरेंस हो जाएगी, हम वहां से उसका सेंट्रोइड फाइंड कर सकेंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस। हमें जितने भी पार्ट्स हमारे पास है उसके लिए हम दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्स और एक वाई वाई। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हम उसको एक्स एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो वर्टिकल एक्सिस है हम उसको वाई वाई एक्सिस बोलेंगे, बरोबर है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स बार एंड वाई बार। टू डायमेंशनल के भी फाइंड कर सकते हैं, वन डायमेंशनल के भी फाइंड कर सकते हैं, और थ्री डायमेंशनल के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। मींस वी हैव टू फाइंड आउट ओनली एक्स बार एंड वाई बार, और एक्स बार वाई बार को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसी ही एक दूसरी डेफिनेशन है, उसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री का सिंपल अर्थ क्या है कि वो क्या करती है कि द एक्सिस विच डिवाइडेड द फिगर ऑन टू आइडेंटिकल पार्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या देखो एकदम सिंपल है कि वो एक्सिस जो आपके एग्जाम में दिए हुए कोई भी फिगर को वो एग्जैक्टली दो पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे, या देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बरोबर है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या करेगी कि आपको जो भी पार्ट दिया गया है वो एक्सिस उसके एग्जैक्टली सेंटर में से पसार होगी और दो वो जो हमारे पास पार्ट है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बरोबर है। हमारे पास दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक एक्स एक्स है और एक वाई वाई है। बरोबर है। ये दो एक्सिस हमारे पास है। सपोज अभी हम आगे देखते थोड़ा कि सपोज हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट दिया गया है आपको, वो एग्जैक्टली वाई वाई एक्सिस से सिमेट्री, मतलब वाई वाई एक्सिस है जो उसके दो इक्वल पार्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एक्सिस सिमेट्री अबाउट वाई वाई एक्सिस, देन एक्स बार डायरेक्टली अवेलेबल, तो हमें एक्स बार डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि हम कहाँ से फाइंड करेंगे, एक्सिस ऑफ रेफरेंस में लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड करेंगे कहाँ तक, एग्जैक्टली वाई बाय एक्सिस जो सेंटर में से पसारते हुए तब वहां तक फाइंड करें, उसको बोलेंगे हम एक्स बार। बराबर, फिगर में देखिए दिस वन कॉल्ड एक्स बार, दिस वन कॉल्ड वाई बार। ये हमारी वाई बाय एक्सिस है, सेंटर में से पसार होती है, ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस है। बरोबर है। ये जो एक्सिस है और ये है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। बरोबर है। ये रखो कि कोई भी पार्ट में से वाई वाई एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर में से पसार हो और दो इक्वल पार्ट करे, तो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो वो एक्स बार हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, वाई बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही इफ एक्सिस सिमेट्री अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, देन वाई बार इज डायरेक्टली अवेलेबल एंड एक्स बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बरोबर है। एकदम सिंपल है, समझ लो। उसका कोई भी एग्जाम्पल आएगा, शॉर्ट एग्जाम्पल या कोई भी एमसीक्यू आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये क्लियर कर लो कि वो क्या है। बरोबर है। तो उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बरोबर। आगे जाते हैं। मैंने कुछ सेक्शन दिए हैं आपको जिसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन मैंने दिया आपको टी सेक्शन। देख लो कि टी सेक्शन में जो नीचे का पोर्शन है उसको हम वेब बोलेंगे, उसको हम फ्लैंज बोलेंगे। अभी टी सेक्शन का एग्जांपल हमें सॉल्व करना हो तो इस सेक्शन को हमें टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। क्या करेंगे हम, यहाँ से क्लोज करने के लिए तो ऊपर का एक रेक्टेंगल बन जाएगा, नीचे का एक रेक्टेंगल हो जाएगा। हाँ, हमारे पास दो रेक्टेंगल अलग अलग हो जाएंगे। बरोबर है। तो ये रेक्टेंगल को डिवाइड करके हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते। हम सोचेंगे चलो टी सेक्शन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकोगे आप। बरोबर है। एक से रेफरेंस हो गई, दिस वन एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ये लेफ्ट हैंड साइड पर सेंटर एक्सिस पर, बराबर, ये बॉटम पे वाई वाई एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस हमारी है, ये एक्स एक्स एक्सिस है। ये देखो वाई वाई एक्सिस एंड एक्स एक्स एक्सिस ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बराबर, डायरेक्टली नहीं मिलती आपको, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्स बाय वाई बाय फाइंड करके ये एक्सिस ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली हम ड्रॉ नहीं करेंगे। वो एक बार आपके दिमाग में डाल दो, हम एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करेंगे जब तक हमें एक्स बार वाई बार नहीं मिल जाते तब तक, बिकॉज ये हमारा डिस्टेंस ऑफ एक्स बार है, मतलब ये डिस्टेंस आपकी मिल जाए तो आप पासिंग थ्रू वाई वाई कर सकते हो। आपने ये डिस्टेंस मिल गया, आप यहाँ से एक्स एक्स पसार कर सकते हो, तो दोनों बार जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। बरोबर है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसको बोलेंगे टी सेक्शन। तो टी सेक्शन इज सिमेट्री अबाउट वाई वाई एक्सिस। बरोबर, क्योंकि ये जो वाई वाई एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस देख लो आप, वो क्या करती है, टी सेक्शन के दो इक्वल पार्ट करती है, ये एक पार्ट ये दो पार्ट, मतलब इक्वल आइडेंटिक पार्ट में क्या करती है, वो डिवाइड करती है, उसको हम बोलेंगे कि टी सेक्शन इज सिमेट्री अबाउट वाई वाई एक्सिस। इसलिए हमें क्या बोले मिलेगा, ये एक्स बार हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, इसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे डायरेक्टली तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बार डायरेक्ट मिल जाएगा। बरोबर है। देन वाई बार टू बी कैलकुलेटेड, हमें क्या करना है, वाई बार उसको फाइंड करना है। एक्स बार मिल गया तो वाई बार हम फाइंड करने, मतलब टी सेक्शन आए तो हमें एक्स बार के लिए क्या करना है, डायरेक्टली मिल जाएगा, उसको हम कैलकुलेट नहीं करना है, खाली ओनली वाई बार कैलकुलेट करना है। अब एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो भी वो आंसर मिलेगा, और डायरेक्ट लिख दोगे तो भी वही आंसर मिलेगा। डायरेक्ट लिखने में से आपका टाइम बच सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी सेक्शन दिया गया है वो पहले देखो कि किसी के साथ
सिमेट्री है तो वो डायरेक्ट लिख लो, बाद में जो बाकी रहेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड सेक्शन हमारे पास है सी सेक्शन, देख लीजिए, दिस वन कॉल्ड सी सेक्शन, दिस वन मेड फ्रॉम द 3 पार्ट। देख लो, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो, तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। आपको ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो क्या करो, यहाँ पे एक एक्सिस लाइन ज्वाइन कर दो, यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, बरोबर। मतलब सी सेक्शन वो 3 पार्ट से बना हुआ है, बरोबर है। सी सेक्शन इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। देख लो, एक्स एक्सिस क्या है, सी सेक्शन की एग्जैक्टली इक्वल 2 पार्ट करती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस ऑफ रेफरेंस, बरोबर है। तो क्या हमें मिलेगा, तो y बार हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, x बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी सेक्शन वो x एक्सिस की सिमेट्री है, इसलिए y बार डायरेक्ट मिलेगा, x बार हमें फाइंड करना पड़ेगा। आई सेक्शन देख लो, आई सेक्शन क्या है, बरोबर, देख लो, जब ये उसको टॉप फ्लेंज बोलते हैं, बॉटम फ्लेंज है, ये वेव है, सेम एज द टी सेक्शन, बरोबर है। टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज दोनों सेम है, मतलब उसकी लेंथ हाइट सेम है, बरोबर। तो आई सेक्शन दोनों एक्सिस को सिमेट्रिक है, मींस एक्स बार और वाई बार डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, बरोबर है। टॉप फ्लेंज एंड बॉटम फ्लेंज बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है लेंथ और हाइट में, तो आई सेक्शन इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बरोबर है। तो हमें दोनों एक्स बार वाई बार डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो बॉटम फ्लेंज या टॉप फ्लेंज डिस्टेंस चेंज है, लेंथ चेंज है, हाइट चेंज है, तो क्या होगा, तो एक ही एक्सिस को सिमेट्री होगा, दूसरी एक्सिस को सिमेट्री नहीं होगा, बरोबर। ये एक बार देख लेना, हर बार एक सेक्शन वो दोनों एक्सिस सिमेट्री नहीं होता, कई बार डिफरेंट हो जाता है, बरोबर, एक बार देख लेना। और एल सेक्शन, तो एल सेक्शन दोनों एक्सिस को सिमेट्री नहीं है, देख लो, एल सेक्शन पासिंग थ्रू दिस टू एक्सिस, बरोबर है, एक्स एक्स वाई वाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे मिलता है, मींस एल सेक्शन इज नाइदर एक्स एक्सिस एंड नॉट वाई वाई एक्सिस, तो दोनों एक्सिस को सिमेट्री नहीं है, इसलिए हमें एक्स बार और वाई बार दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, बरोबर। वही इंपॉर्टेंट हमारे पास है एल सेक्शन, बरोबर, ये दोनों एक्सिस हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास 4 सेक्शन है, मैंने आपको समझाया इसे कितने सेक्शन आते हैं, अलग अलग सेक्शन, बरोबर है। और ये 4 कॉमन सेक्शन है जो एग्जाम में एमसीक्यू में ये सेक्शन आते हैं, उससे हम डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, बरोबर है। अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट के लिए हम फाइंड करते हैं। सब हमारे पास एक कंपोनेंट है, सिंपल है, बरोबर है। सिंपल मींस कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, एक तो लीनियर सेक्शन है, लीनियर सेक्शन मींस वो उसको वायर फिगर भी बोल सकते हो, लाइन फिगर भी बोल सकते हो, आर्क फिगर भी बोल सकते हो, मतलब वो वायर फिगर है, 1 डायमेंशनल फिगर है, बरोबर है। तो उसके लिए हमें एक्स बार वाई बार कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। सेकंड है तो 2 डायमेंशनल के लिए, मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, सेमी सर्कल है, बरोबर। ऐसे पार्ट्स है हमारे पास, मतलब 2 डायमेंशनल पार्ट्स है, तो उसके लिए हम एक्स बार वाई बार कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। और सपोज हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर है, लाइक इज अ कॉन, सिलेंडर, क्यूब, तो उसके लिए हम एक्स बार वाई बार कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग फॉर द 1 डायमेंशनल फिगर और कॉल एज अ वायर सेक्शन, ओके, सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट वायर सेक्शन, बरोबर है। वो वायर सेक्शन को हम बोलेंगे लीनियर भी बोल सकते हैं, लीनियर मींस 1 डायमेंशनल, लाइन बोल सकते हो, आर्क बोल सकते हो, वायर बोल सकते हो, बरोबर है। ये सब डिपेंड्स ऑन अ कंपोजिट सेक्शन, बरोबर है। अभी देखो हमारे पास एक फिगर है, बरोबर, सी द फिगर, कंप्लीटली फिगर देख लो आप, ये फिगर में हमारे पास क्या क्या है, बरोबर है। ये पॉइंट है, बी है, एक वायर है, लेंथ ऑफ ए बी, बी सी, और लास्ट में सी डी कौन सा दिया हमारे पास, आर्क है, बरोबर। हमारे पास 3 पार्ट है, कौन से पार्ट है, एक तो लाइन ए बी है, सेकंड लाइन बी सी है, और आर्क सी डी है। हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड करने पड़ेगा, तो हमें फाइंड करने पड़ेगा उसकी लेंथ L1, ओके, लेंथ जो AB है उसकी लेंथ L1 फाइंड करनी पड़ेगी, जो BC है उसकी L2,
और CD है उसकी L3। बाद में X1, X2 एंड X3 सबसे इंपोर्टेंट वही है, बरोबर है। देख लीजिए ये हमारी एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, बरोबर। ये रेफरेंस एक्सिस एक है, एक बॉटम में है, बरोबर है। देखो तो ये पार्ट ए बी है, ये लाइन ए बी है, उसकी एक्सिस के हम सेंटर पॉइंट x1 कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से उसके सेंटर पॉइंट तक, तो उसको बोलते हैं हम x1। सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, तो फ्रॉम एक्सिस रेफरेंस टू सेकंड पार्ट BC की सेंटर पॉइंट। अभी याद रखो आपको डायरेक्ट वो नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो EB की मिलती है x1 प्लस BC/2, मतलब जो सेक्शन है सेकंड वन पार्ट BC उसका हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास लेंथ है तो नहीं, ये तो फाइंड करनी है, तो लेंथ है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमें ये रेफरेंस से ही फाइंड करना है, यहाँ से ही जाना है आगे। इसको हम x1 बोलेंगे फर्स्ट पार्ट के सेंटर पॉइंट को, सेकंड पार्ट के जो पॉइंट है उसको हम x2 बोलेंगे और लास्ट पार्ट को हम बोलेंगे x3। लेकिन यहाँ देखो वो सभी हमें क्या कहाँ से फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से x1, x2 एंड x3। वैसे ही हमें फाइंड करनी है y1, तो y1 बॉटम से आएगा, तो ये y1 बोलते हैं उसको, ये हमारा y2 है, बरोबर है, ये हमारा y3 है, बरोबर है। तीन पार्ट है, तीनों पार्ट के लिए हमें अलग अलग फाइंड करना है। और x बार y बार कैसे फाइंड किए, तो इक्वेशन है हमारे पास x बार इज इक्वल टू L1 x1 प्लस L2 x3 प्लस L3 x3 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3। जो भी हमारे पास डेटा है उसमें रख दो, आपको x बार y बार मिल जाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अलग अलग पार्ट करना, और हर एक एवरी पार्ट के लिए हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 फाइंड करना। आपने सब x1 गलत लिख लिया, इट मीन्स पूरा एग्जाम्पल गलत रहेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि x1 ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, y बार ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम द बॉटम साइड, बरोबर है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, बरोबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो तब कभी भी मुझे बोल सकते हो। अब आगे देखते हैं टू डायमेंशनल के लिए। हमारे पास टू डायमेंशनल फिगर है, बरोबर। आपको ऐसे लगेगा सब कि ये तो सेम ही फिगर है, लेकिन सेम फिगर नहीं है। देख लीजिए आप, ये हमारी सेम फिगर नहीं है, देख लीजिए। देखो ये पार्ट 1 देख लो, बरोबर। ये फिगर ऐसी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारा ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है और पूरा ये, बरोबर है। मैंने फिगर को क्या किया, ये जो पूरी फिगर है यहाँ से ये पूरी फिगर यहाँ ये फिगर है, बरोबर है। ये पूरी, इसको मैंने ले लिया दिस वन कॉल्ड रेक्टेंगल, बरोबर है। जो ऊपर की ये फिगर है वो ट्राइंगल है, तो ये हमारी क्या है, सर्कल, हाफ सर्कल है। और ये क्या है, हमारा सेमी सर्कल है। मतलब हमारे पास तीन पार्ट है, बरोबर। ये देखो जब भी कंपोजिट सेक्शन आए तो हमें पूरी फिगर को जितने भी शेप है उसमें डिवाइड करना है, डायरेक्ट फाइंड नहीं करेंगे हम। पहले फाइंड डिवाइड करना सीखो, बाद में उसका एग्जाम फाइंड करेंगे। मतलब हमारे पास तीन फिगर है, पार्ट 1 है वो रेक्टेंगल है, पार्ट 2 है वो ट्राइंगल है, और पार्ट 3 वो सेमी सर्कल है, बरोबर है। देखो ये ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है, और ये हमारा सेमी सर्कल है, बरोबर है। सभी के लिए हम फाइंड करेंगे x1 x2 x3, और उससे पहले हम फाइंड करेंगे हम एरिया a1 a2 a3, बरोबर है। वो एरिया है, दोनों के लिए कॉमन है, सेम एज द अर्लियर L1 L2 L3। लेंथ सबकी कॉमन थी, हम अलग अलग फाइंड करेंगे लेंथ और रख लेंगे, उसमें एरिया फाइंड करेंगे रख लेंगे। x1 फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको हम बोलेंगे x1। यहाँ से हम फाइंड करेंगे x2, बरोबर है। और इसे यहाँ से हम फाइंड करेंगे उसका सेंटर पॉइंट x3, उसको हम बोलेंगे x3, ये x1 और ये x2। देन x बाय डायरेक्ट फाइंड करेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइड बाय a1 a2 एंड a3। डेटा रख देंगे, हमें मिल जाएगा x बार। सेम ऐसे ही फाइंड करके हम y बार, देख लो यहाँ से बॉटम से ये y बार बोलेंगे उसको, बरोबर है। बॉटम से y बार बोलेंगे उसको, यहाँ से ये उसका सेंटर पॉइंट उसको y2 बोलेंगे, और इसका सेंटर पॉइंट हमें क्या बोलेंगे, y3 बोलेंगे। फिर हमें क्या फाइंड करना है, y बार के लिए डेटा रख लो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, डेटा रख लो, हमें मिल जाएगा y बार। ये टू डायमेंशनल के लिए है। हमने आगे जो फाइंड की थी वो कौन से डायमेंशनल के लिए थी, वो सिंगल डायमेंशनल के लिए था। ये हमारा टू डायमेंशनल के लिए है। वैसे ही फिगर फाइंड करेंगे थ्री डायमेंशनल के लिए, तो ये हमारी थ्री डायमेंशनल के लिए फिगर है। देख लीजिए ये हमारी थ्री डायमेंशनल की फिगर है। फिगर देखते हैं आपको पता
चल जाएगा कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, बिकॉज उसमें कौन क्या क्या है, तो एक क्यूबॉइड है, देन सिलेंडर है और कॉन है, बरोबर। 3 शेप है, देख लो। ये बॉटम सेक्शन है, इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड, ये सेक्शन है उसको बोलेंगे सिलेंडर, जो ऊपर पोर्शन है उसको बोलेंगे हम कॉन, बरोबर। 3 पोर्शन है, तीनों के लिए हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, और 3 डायमेंशन आएगा तो वॉल्यूम। देन x1 x2 x3 वो हम जैसे ही फाइंड करते थे, किस में फाइंड करते थे, तो अर्लियर फिगर में, ऐसे ही हमें ये फाइंड करना है, सेम एज द y1 y2 y3, बरोबर। ये फाइंड करना है, हमें वो भूलना नहीं है, वो 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, तो सभी के लिए हमें ये फाइंड करना है x1 x2 x3, जितने पार्ट है उतना x1 फाइंड करने हैं, x2 x3 बरोबर, अप टू जितने पार्ट है उतने। यही आपको सीखना है कि उसके कितने पार्ट है, किसको कितने पार्ट में उसको डिवाइड करके उसको फाइंड करना है। आपको x1 x2 x3 में जो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आपका एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपने x1 x2 x3 में थोड़ी भी भूल कर दी तो क्या होगा, पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें पूरा टाइम होता है नहीं पहले से ही, इसीलिए बेसिक आइडिया क्लियर रखो कि क्या है, बाद में फाइंड करो, बरोबर है। तो ये हो गए तीनों फिगर के लिए मैंने आपको फाइंड करके दे दिया। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोइड देखते हैं किसके लिए, तो सम स्टैंडर्ड शेप के लिए। तो उसके लिए मैंने 3 टेबल रखे हैं, एक वायर फिगर है, मीन्स 1 डायमेंशनल फिगर है, सेकंड 2 डायमेंशनल फिगर है, और थर्ड में 3 डायमेंशनल फिगर है, बरोबर है। तो मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ कौन से फिगर से, तो अपनी फर्स्ट फिगर जिसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल फिगर, सेंट्रोइड्स ऑफ स्टैंडर्ड शेप्स। ये स्टैंडर्ड शेप के लिए x बार y बार कॉमन है, वो चेंज नहीं होने वाले, बरोबर। याद रखो, दिस वन x बार, दिस कॉलम कॉल्ड एज x बार, दिस कॉलम कॉल्ड एज y बार, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ज्योमेट्रिकल शेप है। फर्स्ट फिगर देखो क्या है, तो स्ट्रेट लाइन AB है, याद रखो ये वायर फिगर है सब, बरोबर है। ये स्ट्रेट वायर AB है तो उसकी लेंथ L हमारे पास है, तो जब भी लेंथ फाइंड करें तो लेंथ में है तो लिख देंगे लेंथ। लेकिन x बार y बार कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि x बार फाइंड करेंगे हम L/2, y बार फाइंड करेंगे हम L/2। लेकिन कंफ्यूजन में मत रहना, ये वायर फिगर है, यदि वायर आपके पास हॉरिजॉन्टल हो तो क्या होगा, तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल वायर फाइंड करेंगे तो उसका हमें x बार मिलेगा, y बार 0 होगा, मगज में डाल दो। 1 डायमेंशनल फिगर के लिए वायर हॉरिजॉन्टल है तो उसका x बार मिलेगा, y बार 0 होगा। वर्टिकल वायर है हमारे पास तो उसका x बार 0 होगा, y बार हमें L/2 मिलेगा, बरोबर। इसलिए इस शेप पे कंफ्यूजन मत होना, शेप की जियोमेट्रिकल पोजीशन चेंज होगी उसी तरह उसका x बाय y बार चेंज हो जाएगा। आप ये मत समझ लेगा यही आएगा, ये आपको शेप दिए है, एक ही लाइन में दिए है, लेकिन उसका जियोमेट्रिकल पोजीशन जब भी चेंज होता है तो सेंट्रोइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, बरोबर है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड फिगर देखो, वो वायर रिंग है, मतलब एक सर्कल है, बरोबर। तो सर्कल के लिए उसकी लेंथ कितनी होगी, तो एट द सेम एज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, बरोबर है। और उसका सेंट्रोइड कितना होगा, x बार y बार, वो होगा एग्जैक्टली रेडियस ऑफ आर्क, बिकॉज वो क्या होगा, उस सेंटर पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, इसलिए वो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। देन थर्ड है हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर AB, हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का लेंथ कितनी मिलेगी हमें, वो मिलेगी हमें πr, और x बार मिलेगा r और y बार मिलेगा हमें 2r/π। तो लेकिन ये किसके लिए है, तो ये सेम फिगर के लिए है। यदि फिगर चेंज हो जाए, तो यदि ये फिगर ऐसी है तो ये फिगर हम ऐसे कर ले तो क्या होगा, उस ये फिगर उल्टी हो जाए तो कैसा होगा, वो आप एक बार देख लीजिए, बरोबर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यही जो फिगर है वो जियोमेट्रिकल शेप दिए है हमें, लेकिन पोजीशन चेंज होगी तो उसके मुताबिक ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक बार समझ लो आप। ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए x बार में r मिल गया,
y बार यहाँ बॉटम से उसका डिस्टेंस मिला मुझे 2r/पाई। लेकिन ये फिगर जो वर्टिकल हो जाए तो ऐसे और ऐसे हो जाए तो हमें ये कितना मिलेगा, तो हमें y बार मिलेगा r मिलेगा, लेकिन x बार कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें 2r/पाई मिलेगा। चेंज हो जाएगा। इट्स डिपेंड्स ऑन जियोमेट्रिकल शेप पोजीशन, बरोबर है, सेम एज द फोर्थ सेम सर्कुलर। देन मैं 2 डायमेंशनल के लिए अभी देखता हूँ आगे। देख लो, ये मैंने एक कोष्टक रखा है, किसके लिए रखा है, मैंने 2 डायमेंशनल के रखा है। ये देखो फिगर सेम है, फिगर में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन समझना क्या है, उसका जियोमेट्रिकल पोजीशन समझना है। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर है, उसकी ये ब्रीथ बी है, डेप्थ डी है, तो उसका एरिया कितना होगा, ए इज इक्वल टू ब्रीथ इंटू डेप्थ मीन्स बी इंटू डी। उसका एक्स बार ये कितना होगा, तो ये होगा हमारा b/2। y बार कितना होगा, तो वो मिलेगा हमें d/2। मतलब देख लो b/2 एंड d/2, बिकॉज ये b था ये d था, इसलिए एक्स बार मूल्य मुझे कहाँ से मिला, लेफ्ट हैंड साइड से मैं फाइंड करूंगा तो ये मिलेगा मुझे b/2, और बॉटम से फाइंड करूंगा मुझे मिलेगा d/2, मतलब b/2 और d/2, बरोबर है। तो ये किसके लिए है, मुझे रेक्टेंगुलर शेप के लिए है। सेकंड फिगर देखो, वो इंपॉर्टेंट फिगर है, उसको बोलेंगे हम ट्राइंगुलर, बरोबर है। उसके लिए देखो, तो उसके लिए ये एक्स बार होगा, ये हमारा वाई बार होगा, बरोबर। तो एक्स बार कितना होगा, तो उसका एरिया हम फाइंड करेंगे, तो उसका एरिया कितना होगा, तो 1/2 बी इंटू एच, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक 1/2 आयोग गुणिया वेट, बरोबर 1/2 बी इंटू एच, बरोबर ब्रीथ इंटू हाइट। तो उसका एक्स बार कितना होगा, तो ये एक्स बार कितना होगा, तो ये हमारी 1/3 हो जाए फिगर, तो ये फाइंड करेंगे तो 1/3 बी हो जाएगा, ये हमारा 1/3 एच होगा। यदि फिगर की पोजीशन चेंज है, बरोबर है, तो ये 2/3 बी होगा, ये 2/3 सॉरी 1/3 एच होगा। ये पोजीशन ये है, तो उसकी पोजीशन हम थोड़ा उल्टा कर दे, ये यहाँ पे ला दे और ये यहाँ पे ला दे, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब 2/3 बी होगा और 1/3 एच होगा। मतलब पोजीशन के मुताबिक चेंज होते रहते हैं, मतलब ऐसे ही हम ट्रेपेजियम है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, आप सब कुछ देख सकते हो। सभी फिगर में एक बात याद रखना, ये पोजीशन के लिए ही एक्स बार वाई बार ये है, ये पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसका एक्स बार वाई बार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन अ पोजीशन। पोजीशन के डिपेंड्स ही एक्स बार वाई बार हमें डायरेक्टली मिलेंगे, बिकॉज जो सेंट्रोइड है वो सेंटर ऑफ मास पे ही डिपेंड है, मीन्स वेट पे डिपेंड है। आप उसकी जियोमेट्रिक पोजीशन चेंज करेंगे, उसका वेट चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये चेंज हो जाएगा, बरोबर। इंसान खड़ा है, बरोबर है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पर फिक्स है, और यदि वो उल्टा हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, बरोबर। इसी तरफ इसमें भी ऐसा ही है, जो शेप की पोजीशन चेंज हो गई तो उसका एक्स बाय वाई बार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बरोबर है। ऐसे ही हम मैंने रखा है 3 डायमेंशन के लिए। आप ये तीनों फिगर एक बार देख लीजिए, ये देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा इसका सेंट्रोइड सेंट्रोइड ग्रेविटी में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशन के लिए। 1 डायमेंशनल में सिंपल हम x1 y1 सॉरी L1 L2 L3 और फाइंड करेंगे, 2 डायमेंशनल के हम एरिया फाइंड करेंगे, और 3 डायमेंशनल के लिए हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, बरोबर। एक बार देख लीजिए आप बैठ के शांति से, उसमें यही फाइंड करना है, दूसरा कुछ फाइंड करना है नहीं। थोड़े मैंने एमसीक्यू रखे आपके लिए कि आप ये पढ़े तो उसके बाद से थोड़ा एमसीक्यू भी आपको आना चाहिए, बरोबर। मैंने ये नहीं बोला कि यही एमसीक्यू करो, लेकिन उसके डिपेंड है, बरोबर है। इसलिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर बॉडी लाइज ऑन, ये रखो शेप कौन सा है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, बरोबर है। कौन सा है, इरेगुलर, मतलब कहाँ पे होगा, तो ये देखो मैंने रेड मार्क से जो लिखा है वो आंसर है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइंस। जब भी हमारा इरेगुलर शेप होता है, बरोबर है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, तो हम सारे पॉइंट को इंटरेक्शन करेंगे, और जब भी एक पॉइंट मिलेगा, मतलब लाइन का एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट पर जब सब लाइन इंटरेक्शन हो जाएगी, तब उसी पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, तो ये हमारे वो है। देन सेकंड है, इफ एन इंक्लाइन लाइन इज रोटेटेड एट 360 डिग्री विथ लोअर एंड हिंज इज ऑब्टेन। ये रखो सबसे इजी है, एक लाइन है मेरे पास, ये कौन सा थ्योरम है, तो ये पापू गार्डियंस थ्योरम है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। Theorem 1 is depends on a 2 dimensional figure, theorem 2 is depends on 3 dimensional figure, means
जो 1 है वो एरिया पर डिपेंड है, और सेकंड है वो वॉल्यूम पे डिपेंड है, बरोबर है। तो एक मेरे पास लाइन है एग्जैक्टली 360 डिग्री है, उसका लोअर एंड हिंज है, मतलब एक एंड फिक्स है, जो बॉटम है वो फिक्स है। लाइन कैसी है, लाइन ऐसी है, बरोबर, एक ऐसी लाइन है, यहाँ से फिक्स है। उसको हम रोटेट करेंगे, एग्जैक्टली कितना रोटेट करना है, तो हमें 360 रोटेट करना है, तो वो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा सरफेस ऑफ कॉन हो जाएगी। मतलब एक लाइन को आप यहाँ से फिक्स कर लोगे, रोटेट करोगे, तो क्या मिलेगा, हमें कॉन मिलेगा, तो हमें मिलेगा सरफेस ऑफ कॉन, बराबर। ये सब इंपॉर्टेंस है, जब भी आप आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो उसके लिए सब जरूरी है, बरोबर है। तो आगे जाते हैं। The center of gravity of circle of radius 10 सेंटीमीटर will be, मैंने आपको पहले बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है सर्कल के लिए, तो सबसे इजी है, जो रेडियस है वही उसकी क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, एट इट सेंटर ऑफ द डायमीटर, बरोबर। ये क्या है, हमारा आंसर है, बरोबर है। रेडियस नहीं आती है, सर्कमफ्रेंस नहीं आती है, इन इट्स एरिया नहीं आती, बरोबर। यही इंपोर्टेंस है, मैंने पहले आपको बताया, यही इंपोर्टेंस है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, बरोबर है। आप एक बार शांति से बैठ के पूरी थियरी एक बार फिर से देख लीजिए, तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपको इजी हो जाएगा। 4th नंबर का एमसीक्यू है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ खाली जगह टू खाली जगह, बरोबर है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बरोबर है, कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ खाली जगह टू खाली जगह। कहाँ कौन कौन सा आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मैंने आपको बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ द सेंट्रोइड एंड वेट टू द टोटल वेट, बरोबर। जो सेंट्रोइड है, मतलब जो है वो तो है ही, बट सेकंड क्या है, वेट है। मैंने आपको पहले बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिपेंड्स ऑफ वेट, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बरोबर है। यहाँ पे सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो सेंट्रोइड क्या है, तो वो एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है, बरोबर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस किस का रेशियो है, तो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेंट्रोइड एंड वेट टू द टोटल वेट, बरोबर है। तो उसको बोलेंगे एमसीक्यू। देन 5th वन, प्रोडक्ट ऑफ एरिया खाली जगह एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आर बीइंग यूज्ड इन द थ्योरम टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिवोल्यूशन। ये कौन सी थियरी, तो ये थियरी है पापुस गाइडेड थियरी 1 एंड 2। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बीइंग यूज्ड इन द थ्योरम टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिवोल्यूशन, बराबर। रिवोल्यूशन के लिए है, तो उसके आंसर आएगा क्या, लेंथ ऑफ द जनरेटेड कर्व। अभी मैंने आपको बताया, एक लाइन को हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे, एक फिक्स सर्कल हमें सरफेस ऑफ कौन मिलेगा, तो ये थियरी है पापुस गाइडेड थ्योरम, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कर्व मिलेगा, जनरेटेड कर्व। देन the distance used in the theorem is the distance traveled by खाली जगह, बरोबर। distance used in theorem is the distance traveled by कौन, कितना डिस्टेंस, तो बॉडी ऑफ सेंट्रोइड, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो हमें जो हमारी बॉडी का सेंट्रोइड है उतना ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बरोबर है। तो उसका आंसर है बॉडी सेंट्रोइड। देन प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम खाली जगह and the perpendicular distance from the axis are being used in the theorem to find the volume of the revolution, तो उसका आंसर है एरिया ऑफ जनरेटेड कर्व। दिस इज सेम, कौन सा थियरम है, तो पापुस गार्डियन थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, बरोबर है। तो ये सब पापुस गार्डियन थ्योरम है। मैंने पापू गार्डियन थ्योरम आपको पहले बता दिया कि पापू गार्डियन थ्योरम इट्स डिपेंड्स ऑन 2 डायमेंशनल फिगर एंड 1 डायमेंशनल फिगर, बरोबर। उसको हम पापुस गार्डियन थ्योरम बोलेंगे, बरोबर। तो पापुस गार्डियन थ्योरम जो 1 है, बरोबर है, वो एरिया पे डिपेंड है। मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द जनरेटिंग कर्व टाइम्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेंट्रोइड ऑफ द कर्व व्हाइल द सरफेस इज बीइंग जनरेटेड, बरोबर है। वो 2 डायमेंशनल के लिए ही है, उसका इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू L इंटू थीटा इंटू वाई बार, जिसमें L क्या है, तो लेंथ ऑफ द जनरेटिंग कर्व है, थीटा क्या है, तो एंगल ऑफ रिवोल्यूशन है, एंड वाई बार क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कर्व फ्रॉम द एक्सिस
अबाउट विच द कर्व इज रोटेटेड, तो जिस एक्सिस को रेफरेंस लेके वो कर्व रोटेट होता है उसको हम बोलेंगे ये थियरम, बरोबर है। ये सिंपल थियरम है, तो इसके लिए थियरम है, तो थियरम इज डिपेंड्स ऑन अ 2 डायमेंशनल फिगर, बरोबर है। मैंने आपको अभी एग्जांपल सिखाया, किसके लिए सिखाया, लाइन के लिए, बरोबर है। सपोज पापुट गार्डियन थियरम 1 के लिए मैंने अभी लाइन का एक थियरम आपको बोला, एक करो, यस, द सेकंड वन, if the line is inclined is rotated 360 degree with lower and is खाली जगह ऑफ टेड, तो मैंने आपको आंसर दिया था सरफेस ऑफ कॉन। सेम एक ऐसे ही मैं आपको एमसीक्यू देता हूँ कि द लाइन इज रोटेटेड एट 360 डिग्री अबाउट एक्सिस पैरेलल टू इट, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा सरफेस ऑफ सिलेंडर। लाइन इंक्लाइन नहीं है, उसको हम 360 डिग्री रोटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस ऑफ सिलेंडर मिलेगा। बट लाइन इंक्लाइन है और एक पॉइंट हिंज है, हम रोटेशन करेंगे 360 डिग्री तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस ऑफ कॉन मिलेगा, बरोबर है। सपोज हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, उसको रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सरफेस ऑफ क्या मिलेगा, तो टॉरस मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, टॉरस। ये इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने एक ही एमसीक्यू में आपको 3 एमसीक्यू दे दिए। लाइन स्ट्रेट है, उसको 360 डिग्री रोटेशन करेंगे तो हमें मिलेगा सरफेस ऑफ सिलेंडर। इंक्लाइन है तो मिलेगा सरफेस ऑफ कॉन, और सर्कुलर आर्क है उसको रोटेट करेंगे तो मिलेगा टॉरस, बरोबर है। सेम थियरम में आपको बताने जा रहा हूँ, पापुस गार्डियन थ्योरम 2 इज डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द जनरेटिंग एरिया times the distance traveled by the centroid of the area while the body is being generated, same as the area, same as the volume, volume is equal to a into theta into y bar, बरोबर है। ये क्या है, तो जनरेटिंग लेमिना है, एरिया है, थीटा क्या है, तो एंगल ऑफ रिवोल्यूशन है, और y सेम एज द अर्लियर, बरोबर। इसी थियरम में मैं आपको दो एमसीक्यू देता हूँ कि इफ रेक्टेंगल इज रोटेटेड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो हमें क्या मिलेगा, तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर मिलेगा। ये देखो क्या मिलेगा, हमें सिलेंडर मिलेगा। एक रेक्टेंगल है, उसको हम रोटेशन करेंगे तो हमें सिलेंडर मिलेगा। इफ द ट्रायंगल इज रोटेट देन क्या मिलेगा, हमें कॉन मिलेगा। सिंपल है वो तो, बरोबर है। तो ये होगा मैं पापुस गार्डियन थ्योरम 1 एंड पापुस गार्डियन थ्योरम 2। अभी इसी वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कभी भी बोल सकते हो, बरोबर है। ये था बेसिक ऑफ सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं आपके साथ जल्द ही नई वीडियो के साथ आऊँगा। आज के लिए आपने देखा, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि अभी आने वाली भी एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम लाइक एज AIMB IIMB सबके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बरोबर है। तो आप देखिए और दोस्तों को दिखाइए। थैंक यू।